गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो कॉर्टिसोल है, ठीक है। तो कॉर्टिसोल आपने हमेशा याद रखनी है ये चीज़ कि जो भी चीज़ ओरिजिनेट होगी एंडोक्राइनोलॉजी में, जिस चीज़ की ओरिजिनेशन है वो हमारे पास सबसे पहले काम क्या करेगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस का ये काम है। अब हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ये स्टोरी हम पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस में क्या होगा कि हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा, ये जैसे मैंने ये न्यूक्लियस बनाया। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस एक सिग्नल ओरिजिनेट करेगा। ये कौन सा सिग्नल ओरिजिनेट करेगा, CRH, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये CRH क्या करेगा, ये CRH जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब ये काम करेगा तो वहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल गया कि आप बनाएं ACTH। ACTH क्या होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बनाएं आप, ठीक है। तो वो यहाँ से कॉर्टिको ACTH बना देगा। ACTH जो है ना, ये हमारे पास जाके हमेशा एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जाके हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड पे काम करना शुरू हो जाएगा। जब ये एड्रीनल ग्लैंड पे काम करेगा तो आगे की जितनी भी स्टोरी है वो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड की है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल मेडुला, ठीक है, जो कि हमारे पास नॉन एपिनेफ्रीन बनाता है, और दूसरा एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स के हमारे पास आगे तीन जिसे कहते हैं लेयर्स होती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है, जो सबसे पहले होती है वो उसका नाम है हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोस, ठीक है, या मेरुलोसा भी आप पढ़ सकते हैं। जो कि हमारे पास क्या बनाता है, एल्डोस्टीरॉन, ठीक है, एल्डोस्टीरॉन। दूसरा है हमारे पास जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। तीसरा है जोना रेटिकुलरिस, ये हमारे पास थर्ड है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जोन नंबर फर्स्ट है जो हमारे पास एल्डोस्टीरॉन बनाता है, जो हमारे पास ग्लोमेरुलोजा है, ठीक है। वो अगर हमारे पास एल्डोस्टीरॉन बनाता है तो उस तरह हम इसको ये कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसी तरह ये जो जोना फेसिकुलेटा है, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यही आगे हमारे पास ये जो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं, ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स आके जाके हमारे पास कॉर्टिसोल बनाएंगी, और ये कॉर्टिसोल आगे जाके वर्क करेगी। मतलब ये है कि जो ACTP है वो डायरेक्ट आके जोना फेसिकुलेटा पे वर्क करेगी। उससे क्या बनेगा, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स बनेंगे, वो आगे कॉर्टिसोल बनाएंगे, और वो जैसे हमारी बॉडी पे वर्क करता है वो एक सेपरेट चीज़ है, वो हमने नेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रेटिकुलरिस है, जोना रेटिकुलरिस बनाता है गोनेडोट्रोफिन्स। हम लोगों को हमेशा ये बात, जिससे गोनेडोट्रोफिन्स को क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। हम लोगों ने हमेशा ये बात पढ़ी है कि सेक्स हार्मोन्स जो हमारे डिफरेंट टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह टेस्टिरोन्स वगैरह सेक्स हार्मोन बनाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो भी हमारे पास टेस्टोस्टेरोन बनाता है। अब कैसे बनाता है कि आपको मैं एक बात बताऊँ कि जो फीमेल की बॉडी है, ये एल्डोस्टेरोन का ही काम है। ये जो फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनता है, लेकिन आगे जाके वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स लाइक फॉर वाव, लाइक सीरियसली ये बात किसी को नहीं पता होती, ठीक है। लेकिन ये एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपके लिए जानना ज़रूरत है कि एड्रीनल ग्लैंड से भी टेस्टोस्टेरोन बनते हैं, जो आगे एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ थी, ये तो लेयर नंबर 1 हो गई, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल मेडुला का मैंने आपको बताया कि वो नॉन एपिनेफ्रीन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपकी बुक में लिखा होगा कि हमें बताएं कि यार ये जो है इसको ये जो हमारे पास कॉर्टिकोसोल है, ठीक है, कॉर्टिकोस्टोल क्या, कैसे हमारा जो हार्ट रेट है उसे इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ऐसी क्या रीजंस होती हैं, कॉर्टिकोसोल कैसे जाके हमारी बॉडी को जो हमारा हार्ट रेट है, उस BP है, उसको इंक्रीज़ करेगा। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो कॉर्टिसोल होता है ना, वो स्टिमुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारे, आपको पता है, ये एक्टिवेट करते हैं एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन। जब ये एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन को करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी हार्ट रेट होती है ये इंक्रीज़ हो जाती है। जब हार्ट रेट इंक्रीज़ होती है तो जो हमारी जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब हमारे जो ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, उसके बाद जो हमारे हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से हमारा कार्डिक आउटपुट जो आ रहा होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होता है तो हमारे पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है, उसका BP इंक्रीज़ हो जाता है। वो क्यों होता है, और दूसरी चीज़ याद रखना है कि सेकेंडरी नॉट प्राइमरी हाइपरटेंशन, यहाँ पे जो हाइपरटेंशन है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। और दोबारा रिपीट करती हूँ, कॉर्टिकोसोल जो हमारे पास है वो जाके स्टिमुलेट करेगा हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को,
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को वो आगे हमारे पास एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन स्टिमुलेट होंगे, उसके बाद इंक्रीज हार्ट रेट होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगी। और ये अगर बात हार्ट की हो रही है तो हार्ट पे ये किस पे जाके काम करेंगे, बीटा रिसेप्टर पे, ठीक है। अब इसी तरह ब्लड वेसल की बात करें, ब्लड वेसल्स की वजह से क्या, ब्लड वेसल्स के ऊपर हमारे पास अल्फा रिसेप्टर होते हैं, ये जाके अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट सेंसिटिविटी ब्लड वेसल्स की इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। उसके बाद इसका क्या अफेक्ट आता है हमारे पास, हमारे न्यूट्रोफिल, हमारे पास इन्फेक्शंस में, तो इसको हम पहले हेडिंग के दे देते हैं न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन। अब क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल होता है ना, ये न्यूट्रोफिल की जो मार्जिनेशंस होता है ना उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शंस होती हैं। और ये पेशेंट्स मोस्टली पेशेंट्स को रिकरेंट इन्फेक्शंस होती रहती हैं, मतलब इन्फेक्शंस पे इन्फेक्शंस होती रहती हैं। ये क्यों होती हैं कि लेट्स सपोज ये देखें, अब ये एक न्यूट्रोफिल है और ये एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया ने या इस न्यूट्रोफिल ने जब इस बैक्टीरिया के पास जाना है, ठीक है, तो इसके अंदर की ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनेशंस। ये होती है मार्जिनेशन। जब ये कॉर्टिकोसोल क्या करता है, इस मार्जिनेशन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ये न्यूट्रोफिल नहीं जा सकता, इस बैक्टीरिया को नहीं कर सकता, तो हमारी बॉडी में रिकरेंट इन्फेक्शंस होती हैं। अब बात आती है कि जो हमारा कॉर्टिसोल है, ये कैसे टी सेल और प्लाज्मा सेल्स को सप्रेस करते हैं। तो हमारे पास प्लाज्मा सेल्स और ये टी सेल्स का काम क्या होता है, हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनाना, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो कॉर्टिसोल्स है इनको सप्रेस कर देगा, इन सब चीज़ों को सप्रेस करेगा, प्लाज्मा सेल को, टी सेल्स को। अगर ये एसेसिव फॉर्म में होगा तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी, जो हमारे पास बाहर से एंटीजन आएगा, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, एंटीजन आएगा, उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ नहीं बनने देगा टी सेल और प्लाज्मा सेल से, ठीक है, कॉर्टिसोल। तो क्या होगा कि पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस आती रहेंगी, ठीक है। ये इस पे हो गया हमारी बॉडी पे इन्फेक्शंस कैसे आती हैं, हमारी बॉडी का बीपी वैसे कैसे इंक्रीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चीज़ आ जाती है लिवर की। पढ़ना है अभी, तो पहले मैंने आपको हार्ट का बता दिया था और इन्फेक्शंस का बता दिया था। तो अभी लिवर में ग्लाइकोलाइसिस करवाता है, ये नियोजेनेसिस करवाता है। उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज को ज़्यादा करता है, ठीक है। ग्लूकोज जब ज़्यादा होगा तो एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन भी एट दिस टाइम ज़्यादा हो जाती है। वो क्यों ज़्यादा होती है एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर, वो इसलिए होती है कि ताकि पेशेंट को डायबिटीज़ ना हो सके। लेट्स सपोज अगर इंसुलिन नहीं बनती, ग्लूकोज ब्लड में बनती रहती है, तो पेशेंट डायबिटिक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यही कॉर्टिसोल क्या करता है, इंसुलिन को सप्रेस करता जाता है, ठीक है। जब ये इंसुलिन को सप्रेस करेगा तो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, डायबिटीज़। तो पेशेंट डायबिटिक जेनिक हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अब इसका ये मतलब होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो और साथ में ग्लूकोज में जो ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट जब ज़्यादा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये जो बंदा है ये डायबिटोजेनिक है, ठीक है, मतलब उस पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो ये हमारा कोर्टिसोल का फंक्शन होता है लिवर पे, जब वो कोर्टिसोल इंक्रीज़ होती है, ठीक है। नॉर्मल पर्सन के अंदर ऐसा नहीं होता। नॉर्मल पर्सन के अंदर जब सिस्टम सारा गुड होता है तो ग्लूकोज भी ज़्यादा बन रही होती है अगर, तो साथ इंसुलिन भी बन रही होती है ताकि पेशेंट डायबिटीज़ में ना जाए, ठीक है। अब लाइपोलाइसिस का प्रोसेस आपको पता है हाइपरटेंशन में भी होता था, हाइपोटेंशन में भी होता था। अब कॉर्टिसोल लाइपोलाइसिस में क्या करेगा, कॉर्टिसोल के दो काम यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले वो जो लिपिड है उसकी ब्रेक डाउन करवाएगा, दूसरा वो फैट की डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाएगा। ब्रो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि वो लिपिड की ब्रेक डाउन करता रहे लेकिन फैट को ना डिस्ट्रीब्यूशन की कहीं डिस्ट्रीब्यूट ना करे उसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, लेट्स सपोज ये जैसे मैंने एक बंदा बनाया, लेकिन दोबारा से बना लेते हैं। ये जैसे लेट्स सपोज ये एक बंदा है, ठीक है, क्यूटो सा, ठीक है। अब इसकी सेंट्रल एरिया है और ये इसकी पेरिफेरल्स हैं, ठीक है। पेरिफेरल्स क्या होती है, ये जो हैंड्स वाली, ये लाइक ये जैसे ये मेरी पेरिफेरल्स हैं और ये हमारे पास सेंट्रल बॉडी है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, यहाँ से लिपिड की ब्रेक डाउन करवाएगा। आपको मैं बताती हूँ, ये हैंड्स वाली साइड है, ये जो प्रॉक्सिमल है, यहाँ पे ये प्रोसेस करवाएगा लाइपोलाइसिस का। इसका क्या मतलब होता है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन। और सेंट्रल वाले एरिया में, मतलब इस सेंटर में ये क्या करवाएगा, फैट को स्टोर करवाएगा, फैट डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा, यहाँ से तोड़वाएगा। मतलब इस पेशेंट के जो बाजू है ना, ये बहुत थिन से होंगे इस तरह, और जो पेट है ना इस तरह का, मतलब उसको ओबेसिटी वाला पेट होगा। मैं आपको बुक से भी इसको दिखा दूंगी पिक्चर। पेशेंट्स आपने देखे होंगे, उनका फेस बड़ा अजीब सा होता है, मोटा सा फेस होता है और जो ओबीस पीपल्स होते हैं उनकी जो गर्दन है, जो बैक साइड है वो झुकी होती है, ठीक है। तो हम लोग इसको जब एब्डोमेन में फैट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, मतलब फैट एक्यूमुलेट होता है, तो उसे हम कहते हैं एब्डोमिनल ओबेसिटी।
और जब फेस पे आ जाता है फैट, उसे हम मून फेस कहते हैं। इसकी मैं डायग्राम्स आपको इसकी बुक से भी दिखाऊंगी और स्टेप 2 से भी दिखा दूंगी, और बुक से भी एक बार हम इसे पढ़ लेंगे। और तीसरा, अब जब जैसे ये फेस है, इसकी जो बैक साइड पे जो हमारे पास हमारी नेक वाली साइड है, उस पर जब फैट एक्मुलेट होता है, उससे हम लोग साइंटिफिकली, हमारे पास जो साइंस की लैब, साइंस के अकॉर्डिंग उसे कहते हैं बफेलो हम्प। ठीक है, ये समझ आ गया कि कॉर्टिसोल का लाइपोलाइसिस में जो प्रोसेस है वो लिपिड की ब्रेकडाउन है पेरिफेरल एरिया से, और डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सेंट्रल एरिया में। सेंट्रल एरिया में वो फैट को अकुमुलेट करता रहेगा। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा, हमारी इसमें कॉर्टिसोल का कोलेजन में भी बड़ा, अगर हमारी बॉडी में कोलेजन नहीं होता तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी कोलेजन से बनती है, हमारी स्किन स्ट्रांग होती है वो कोलेजन से बनते हैं। अगर हमारी बॉडी में कोलेजन नहीं होगा, ये कॉर्टिसोल क्या करता है, हमारी बॉडी में से जो कोलेजन है ना, उसकी अमाउंट को क्या कर देता है, डिक्रीज। अगर वो डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे अंदर जो वॉन्ड हीलिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। हमारी ये जो डर्मस लेयर, हमारी स्किन की लेयर होती है, ये बहुत थिन हो जाएगी, ये वीक हो जाएगी, ईजिली आपको कट्स लगना शुरू हो जाएंगे। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ स्किन्स होती हैं जिनमें जल्दी से कट लग जाता है, इसलिए होता है कि उनके अंदर कोलेजन नहीं होता। आपको एब्डोमिनल स्ट्राया बन जाएंगे। एब्डोमिनल स्ट्राया, इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी लड़की है जो वेट लूज़ वगैरह करी है, मतलब बहुत सी लड़कियाँ होती हैं वेट लूज़ करती हैं, लड़के वेट लूज़ करते हैं, तो उनकी बॉडी में कोलेजन होता है। ठीक है, पहली बात कि उनकी बॉडी में उस टाइम कोलेजन होता है, तभी उनकी स्किन थिन होती है, थिक होती है। ठीक है, अब जैसे ही वो वेट लूज़ करेंगे तो उनकी जो कोलेजन है वो ख़त्म होगा बॉडी से, स्किन लूज़ हो जाएगी, लटकना शुरू हो जाएगी वो, क्योंकि आपका वेट डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो आपके एब्डोमेन में वाइट कलर के ऐसे ऐसे स्ट्रायाज बने होंगे। ठीक है, तो इसे एब्डोमिनल स्ट्राया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ आपकी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है एमिनोरिया। ठीक है, एमिनोरिया का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ पीरियड्स। अब क्या होगा कि जो हमारा कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा तो ये जाके क्या करेगा, हमारे GnRH ग्रोथ, हमारे पास जो रिलीजिंग हार्मोन्स हैं उनको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। तो FSH नहीं बनेगा, ये हमारे आगे क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स बनाते हैं। अगर FSH नहीं होगा तो फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होंगे और पीरियड्स एब्सेंट होंगे। इसी तरह हमारे पास जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा FSH से, तो उसके बाद क्या होगा, पेशेंट को इनफर्टिलिटी होगी। तो ये कुछ थे, ये फिजियोलॉजीज थी कि बॉडीज़ पे अफेक्ट कैसे करता है कॉर्टिसोल। कल मैंने आपको इसकी पैथोलॉजी पढ़नी है कि पैथोलॉजीज हमारे पास कॉर्टिसोल की क्या होती है, जिसमें हम कुशिंग डिजीज़, सिंड्रोम वगैरह पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इसकी इतनी पैथोलॉजी फिजियोलॉजी ही बहुत है, क्योंकि ख़ुद मैं 6 डेज़ के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी सी खुद भी वो जैसे कहते हैं ना, थोड़ी अभी मेरी एनर्जी इतनी डाउन हुई है। आप एक साइड पे इतना अरसा घूमते फिरते रहो और फिर एट दिस टाइम आपको दोबारा से पढ़ाना पड़े, तो थोड़ी एनर्जी डाउन होती है। लेकिन आई विल ट्राई कि अब रेगुलर वीडियोस बनाऊँ जब तक मैं वापस नहीं जाती। तो आज का कॉर्टिसोल का था, कल इसकी पैथोलॉजीज़ होंगे। अब मैं आपको 2 पे तो नहीं, लेकिन स्टेप 2 पे तो पैथोलॉजीज़ हैं। ये स्टेप 1 में एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला पढ़ लीजिएगा, जो आपका वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमारा आ गया कॉर्टिसोल। सर हमारा कॉर्टिसोल, ये कॉर्टिसोल की सारी फिजियोलॉजी है, कैसे कैसे है, मैंने आपको सारा पढ़ा लिया, न्यूट्रोफिल्स वगैरह सब। अच्छा, इसमें से दो चीज़ें, ये चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे पास क्रॉनिक स्ट्रेस होता है ना, वो हमेशा क्या करता है कि वो कॉर्टिसोल को बढ़ाता जाता है। ठीक है, कभी कम नहीं होता है, इसलिए कहते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जो एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है, और जो डिसरेगुलेशन होती है जिस एक्सिस के अराउंड हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जो एक्सेस होता है ना, जिसके थ्रू हमारे हार्मोन्स एक दूसरे के इर्द गिर्द वर्क कर रहे होते हैं, तो वो ख़राब हो जाता है। दूसरा, जो बंदा एक्सोजीनियस ग्लूकोस्टेरॉइड्स लेगा बाहर से, उसके बॉडी में टीबी की जो रीएक्टिवेशन हो जाएगी। मतलब अगर उसके बॉडी में पहले टीबी था तो वो ख़त्म हो गया, तो अगर वो दोबारा ग्लूकोस्टेरॉइड्स बाहर से ले रहा है तो टीबी दोबारा से जनरेट हो जाएगा। और दूसरा, उसकी बॉडी में ये जो फंगल इन्फेक्शन है, कैंडियासिस, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। ये यहाँ से बुक से आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लेना है। इसकी पैथोलॉजी कुशन डिजीज़ एंड कुशन सिंड्रोम है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उसकी एग्जाम्पल दिखाऊँगी, मून फेस एंड हम्प्स की वेट। ये देखिए, ये मैंने निकाला भी, कुशिंग सिंड्रोम नहीं हुआ है। ठीक है, ये कल पढ़ना है। ये हमारे पास बफेलो हम्प है। ठीक है, ये फेस, और दूसरा ये नीचे हम हाइपर पिगमेंटेशन हुई है, ये हाइपर पिगमेंटेशन, ये देखें थिनिंग स्ट्रायाज, ये ठीक है हाइपर पिगमेंटेशन। और ये मून फेसेस हैं, अगर राउंड के अकॉर्डिंग है, अगर ये जो बैक पे है तो ये बफेलो हम्प है। तो ये आपने यहाँ से देख लेना, ये क्वेश्चन ये कल का है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको एक बार बुक से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।